स्पेशल ब्रॉडकास्ट, क्योंकि अब से करीब 30 मिनट बाद 5 राज्यों की डेट शीट आने जा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से बस आधे ही घंटे बाद चुनाव आयोग करने जा रहा है और इसके साथ आप ये कह सकते हैं कि स्पष्ट हो गया है, ये साफ हो गया है कि अब कोरोना की वजह से विधानसभा चुनाव टाले नहीं जाएंगे। तो 3:30 बजे का ये वक्त 3:30 और आपको लगातार रहना है जी न्यूज के साथ, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान और इसके साथ ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चुनाव कब होंगे, कितनी फेजेस में होंगे। सोर्सेस हमारे ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं, वहीं पंजाब और मणिपुर में 1 से 2 चरण में चुनाव की बात कही जा रही है। उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में चुनाव करवाया जा सकता है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी और इंफॉर्मेशन के साथ इस वक्त हमारे साथ। रवि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश, हर किसी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई 2024 के इलेक्शन के साथ भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है लगातार। कितने फेजेस में कौन से राज्य में चुनाव होंगे, इस वक्त हर किसी के जहन में बस यही सवाल। क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेस? नहीं, देखिए, जो चुनाव आयोग के सोर्सेज से बातचीत के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 5 से 7 हो सकता है। 5 फेज में भी चुनाव कराया जाए। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रदेश है, 7 फेज में पिछली बार चुनाव हुआ था, लेकिन कोरोना को देखते हुए जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं, इसको देखकर 5 फेज में चुनाव भी कराया जा सकता है। 5 से 7 फेज को कहा जा रहा है वहाँ कराया जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में देखिए, आपको बड़ी बड़ी रैलियों को लेकर जो गाइडलाइंस आने वाला है, मुझे लगता है जो जानकारी मिल रही है कि जो गाइडलाइंस, आप याद कीजिए बंगाल में 6ठे फेज के बाद जो गाइडलाइंस आए थे और इसमें सख्ती निर्देश दिया गया था कि 500 से ज्यादा लोग रैली में नहीं होंगे, कोई भी रोड शो नहीं कर सकता है, रोड शो पर बैन लगेगा, बाइक रैलियों पर रोक लगाई जाएगी। तो तमाम सारी चीजें करने की चुनाव आयोग ने तैयारी की। और देखिए गाइडलाइंस पॉइंट उठा रहे हैं उसके मुताबिक क्या अब हम वर्चुअल रैलीज की तरफ बढ़ रहे हैं, उसे लेकर आपके सोर्सेस क्या कहते हैं संक्षेप में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, वर्चुअल रैली की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। और आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रैली की थी, बंगाल चुनाव में वर्चुअल रैली की थी, बिहार चुनाव में वर्चुअल रैली की थी, लेकिन उसके बाद फिर जैसे सामान्य स्थिति हो गई थी बिहार में, उसके बाद रैलियां होने लगी थी। और उसमें ये कहा गया था कि रैली के जो आयोजन करता है वो मास्क रखें, सैनिटाइजर रखें, तमाम पीपीई किट पहन के लोग वहां रहें, तमाम सारी चीजों की बात कही तो जाती है, लेकिन देखा जाता है कई बार ये फॉलो नहीं होता है। बंगाल चुनाव देखने को मिलती है। एक जल्दी से कॉमेंट रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार से लेंगे। रविंद्र, आपके पास इस वक्त क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? 5 राज्यों में चुनाव बहुत चैलेंजिंग है, जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस भारत में आ रहे हैं उस लिहाज से ये काफी चुनौतीपूर्ण इलेक्शन कमीशन के लिए रहने वाला है। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं इस ऐलान को लेकर? बिल्कुल, जैसा कि रवि त्रिपाठी बता रहे हैं और आप भी बता रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो वहां पर 5 से 7 फेज जो अमूमन माना जा रहा है कि होगा। और लेकिन सबसे उसमें महत्वपूर्ण है कि बीजेपी जो लखनऊ में चुनाव आयोग के सामने जब सभी पार्टियां अलग अलग मिली थी, तो उसमें बीजेपी ने डिमांड किया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल से इस बार शुरुआत की जाए और आखिरी फेज गाजियाबाद, नोएडा तरफ आए, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है और बीजेपी के नेताओं का भी मानना है कि पूर्वांचल में उनके अच्छे पकड़ है इस बार। और जिस तरह से वहां पर काशी कॉरिडोर हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हुआ, तमाम तरह की योजनाएं हैं, तो एक उनके लिए अच्छे मैसेज है वहां पर जनता के बीच में। अगर वो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में बीजेपी के पक्ष में लहर आती है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ सकता है, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर जाट या कुछ समुदाय में पहले नाराजगी थी। हालांकि बीजेपी का मानना है कि वो नाराजगी दूर हो रही है। तो ये माना बीजेपी की डिमांड है और हो सकता है कि पूर्वांचल से इस बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव की शुरुआत भी हो सकती है। और जहां तक पंजाब के पिछले बार आपने देखा कि 1 फेज में होता है, इस बार जो वहां पर हालात है वहां पर 2 फेज में चुनाव होने की संभावना। बाकी राज्यों में तो जैसे पहले चुनाव हुए थे उसी अंदाज में होने की पूरी संभावना जताई रही। चाहे मणिपुर में 2 फेज में पिछली बार हुए थे, वो केवल भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। गोवा में 1 फेज में, उत्तराखंड में भी हो सकता है कि 1 फेज में चुनाव हो जाए। बिल्कुल, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ये इंश्योर करना होगा कि लोग भी सेफ रहे, लोगों की सेहत के साथ भी किसी तरह का खिलवाड़ ना होने पाए और लोकतंत्र का पर्व भी मनाया जाए। हमारे साथ राज बिहारी जी है, पश्चिमी यूपी के एक्सपर्ट है। राज बिहारी जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है फर्स्ट फ्यू फेजेस जो होंगे, कहां से शुरुआत इलेक्शन कमीशन इस वक्त करना चाहेगा? खासतौर पर उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम स्टेट भारतीय राजनीति की अगर बात की जाए। कहने को ये असेंबली इलेक्शन है, लेकिन इसका असर जाहिर तौर पर राजनीति पर पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पर पड़ेगा। मुझे लगता है पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी पहले चरण में मेरठ मंडल में चुनाव हुए थे। और इस बार भी मुझे लगता है चूंकि दिल्ली से लगता इलाका है और जो कोरोना महामारी के कारण जो स्थितियां बन रही हैं,
पहले दौर में यहाँ पे चुनाव मुझे लगता है तय है, मतलब अगर चुनाव आयोग तय कर, चुनाव आयोग घोषणा होगा, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि पहले चरण के चुनाव में पश्चिम प्रदेश में वोट डाली जाएंगी, उसके बाद में अन्य चरणों में दूसरे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बांट रखा है या जिस तरह से मंडल है, अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बात करें तो 6 मंडल है, 6 मंडल में 22 जिले और 140 के 130-40 के करीब सीट जो हैं वो उसमें भाजपा को पिछली बार 136 सीटों में से 109 सीटों पर भाजपा को भाजपा ने बाजी मारी थी, और लोकसभा में भी भाजपा को भारी बढ़त मिली। अगर जैसे ब्रज प्रदेश की बात करें तो हम सिर्फ 13 में से 12 सीट भाजपा ने जीती। इसी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो मुझे लगता है इस बार भी अभी अगर जैसे हम अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो भाजपा हमको दूसरी पार्टियों पर बढ़त लेती दिखाई देती है, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे हैं सर आप यहाँ पे रख रहे हैं। एक कमेंट यहाँ पे अक्कू श्रीवास्तव भी है, उनका लेना चाहूंगी। अक्कू श्रीवास्तव जी, अभी राज बिहारी जी कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में भाजपा लीड लेते दिखाई देती है। यहाँ पर सवाल ये, जो किसानों का एजिटेशन हुआ, जो किसानों का आंदोलन हुआ, जो भाजपा के विरोधी हैं वो कहते हैं उसका असर जाहिर तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक तरफा मुकाबला 2017 में हुआ था, इस बार वो मुकाबला इतना एक तरफा नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक है कि मुकाबला पिछली बार जैसा एक तरफा नहीं होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना बड़ा पहले अभी लग रहा था कि इतना मुश्किल होगा, वो मुश्किलें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, और उन मुश्किलों के कम होने के पीछे कुछ रणनीतिक काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो है परसेप्शन का। परसेप्शन में वहां जो लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन था उसको उसने बनाया कि जो आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या 2017 के पहले था। तो उसमें साफ नजर आता है कि उस परसेप्शन में बहुत सारा भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश कर ली कि हाँ उससे बहुत ज्यादा अच्छा चुनाव, बहुत ज्यादा अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो गया है। ठाकुर जी आपको यहाँ पर रोकूंगे, हम अपनी तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीधे उस वेन्यू से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। अब से बस थोड़ी ही देर बाद लगातार आप हमारे स्क्रीन पर काउंटडाउन देख पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 20 मिनट, करीब 20 मिनट का वक्त बाकी है। 3:30 बजे का वक्त दिया गया है, 3:30। और इलेक्शन कमीशन किस तरह से फेज वाइज जाएगा, किन राज्यों में कितनी फेजेस में चुनाव होगा, उसी को लेकर ये बड़ी कवरेज लगातार, पूरी इंफॉर्मेशन हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मौजूदा विधानसभा की जो तस्वीर है उससे जुड़ा हुआ डेटा, आंकड़ा आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जो अपडेट्स हम तक पहुंच रहे हैं वो भी हम सिस्टमैटिक तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से ना सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बल्कि उसका विश्लेषण भी आपको दिखा रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त साथ में है, रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं और साथ ही रविंद्र कुमार भी हमारे साथ है। रविंद्र कुमार, हम उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे हिंदुत्व पर भी रेफरेंडम के तौर पर देखा जाएगा, और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा चेहरा, जिस तरह की बीते कुछ महीनों में, और राम मंदिर उसके साथ जोड़कर इन इलेक्शंस में जो भी नतीजे आएंगे उसे जोड़कर देखा जाएगा। तो हिंदुत्व, राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए सनातन परंपरा के तीनों पीठ अगर देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर जिसका निर्माण शुरू हुआ है उसके बारे में आप सब जानते हैं, पूरे देशवासी जानते हैं, और किस गति से वहां निर्माण हो रहा है। तो जाहिर तौर पर लोगों के मन में है कि सैकड़ों सालों से जो समस्या थी उसका न सिर्फ निवारण हुआ बल्कि भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी का कैडर ही नहीं बल्कि बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले वैसे लोग भी हैं जो दूसरी पार्टियों को वोट देते होंगे, उनके मन में भी रहेगा कि एक ऐसी चीज है जो उनके दिल के करीब है, परंपरा, और तो वो भी एक बड़ा मुद्दा वहां पर रहेगा। इसके अलावा काशी कॉरिडोर जिस तरह से निर्माण हुआ है और उस पूर्वांचल में पूरा असर तो पड़ेगा ही उसका, हालांकि पूरे देश में उसका असर पड़ेगा, लेकिन पूर्वांचल में खास तौर पर असर पड़ेगा कि काशी से पूरे पूर्वांचल का अगर देखा जाए तो जीवन और मरण का लेखा जोखा वहां पर रहता है, पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ तक। और जिस तरह से मथुरा का भी जिक्र खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा तो रहेगा। और इसी कारण से आप देखिए कि राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अखिलेश भी उठा रहे हैं और ओवैसी भी उठा रहे हैं। दूसरा जो जैसा कि
सबको ज्ञात है कि हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ या गृह मंत्री अमित शाह, ये तीनों कहीं ना कहीं हर अपनी रैली में, रोड शो में ये जरूर उल्लेख करते हैं कि 2017 के बाद, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, पलायन, सब कुछ ये स्थिति सुधरी है। तो आप समझिए कि जो इसके बारे में कहा जाता है एचएम कहते हैं कई लोग कि हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व बात करते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी अपनी नैया पार लगाने की भरपूर कोशिश करेगी। और आने वाले दिनों में जो वर्चुअल रैली हो या फिर जो कन्वेंशनल रैली होता है, क्योंकि देखिए चुनाव होता है, ये लोकतंत्र का उत्सव है, और जब देश में कोई भी उत्सव को रोक नहीं पाया गया कोरोना काल में, चाहे पहले, दूसरे, तीसरे फेज में, चाहे होली, दशहरा, कोई भी आपने देखा होगा, ईद हो या फिर दूसरे पर्व, तो इस पर्व को ही रोकना काफी मुश्किल। हाँ, इस पर कंट्रोल जरूर करने की कोशिश करेगा इलेक्शन कमीशन थोड़ी देर बाद कि चुनाव की रैली वर्चुअल कितनी ज्यादा संख्या में हो। बीजेपी उसके लिए तैयारी कर भी रही है कि वर्चुअल अगर ऑर्डर होगा तो वर्चुअल ही करेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुत्व, ये दो बड़े प्लैंक होंगे बीजेपी के लिए, जिसकी बदौलत वो नैया पार लगाने की फिर से कोशिश अपनी करेगी। रविंद्र, हिंदुत्व, लॉ एंड ऑर्डर, और विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए लगातार उत्तर प्रदेश में जहां जहां रैलीज हो रही हैं, पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं, विशाल पांडे वहां जा रहे हैं। ग्राउंड पर जो मूड है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा भी अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से वो कर रहे हैं। विशाल पांडे, अभी हम हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे थे, हम योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर बात कर रहे हैं, और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर रहे हैं, और बीजेपी विकास की भी बात कर रही है, जो उनके द्वारा वेलफेयर स्कीम्स शुरू की गई हैं उनको लेकर भी बात कर रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि बीजेपी ने कास्ट इक्वेशन को साधने के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। देखिए अदिति, कास्ट इक्वेशन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, और इसके महत्व को यहां पर सभी सियासी दल समझ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरे दल जो कि चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार खासतौर पर दो ही दलों के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। तो इन दोनों ने भी अपने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, पूरब से लेकर पश्चिम तक जो सियासी समीकरण है उनको फिट करने की कोशिश की। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपना दल एस के साथ गठबंधन में है, निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में है, और अगर इन दोनों ही छोटे दलों के जातीय के हिसाब से वोटों को देखें तो लगभग 10% वोट बैंक की पॉलिटिक्स निषाद पार्टी और अपना दल की पार्टी करती है। और यही कारण है कि पूरब और बुंदेलखंड में जातीय समीकरण को फिट करने के लिए बीजेपी ने इन दो छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। पूर्वी यूपी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो कि राजभर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, इसके साथ ही साथ केशव देव मौर्य का महान दल, जो कि मौर्य, शाह की, कुशवाहा, सैनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, जनवादी पार्टी जो कि चौहान वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, और पश्चिम में हम देखें तो जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन है, जो कि जाट वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रमुख मुद्दे हैं उनके साथ साथ में जातीय मुद्दों को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। और इसके महत्व को अगर समझना हो तो 2017 का विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे जा सकते हैं, जब बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट इक्वेशंस वहां पर रहती हैं। और अपने दर्शकों को लगातार हम काउंटडाउन दिखा रहे हैं, किस तरह 15 मिनट का वक्त बाकी है, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ेगा। देखिए लगातार काउंटडाउन आप जी न्यूज के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मौजूदा विधानसभा की क्या स्थिति है वो तस्वीरें भी हम आपको वो डेटा भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही जो इंफॉर्मेशन है, जो अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, मेरे सहयोगी वो अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 15 मिनट का वक्त, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। जो वेन्यू है उसकी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है, हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी है कि कितने फेजेस में इलेक्शन कमीशन ये जो वोटिंग होनी है, मतदान होना है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन इस पर आगे बढ़ेगा। बहुत अहम चुनाव ये माने जा रहे हैं, और मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। और देखिए इलेक्शन कमीशन का जो कार्यालय है, जो दफ्तर है, वहीं की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। गाड़ियों के आने और जाने का सिलसिला लगातार वहां पर जारी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू है, अंदर की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त आपको खाली चेयर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जल्द ही जब यहां पर तारीखों का ऐलान होगा तो जितनी भी चेयर्स आपको खाली दिखाई दे रही हैं ये भरी हुई दिखाई देंगी। और जो इंफॉर्मेशन आएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आप देखिए 14 मिनट, करीब 14 मिनट का वक्त बाकी है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और निगाहें इस बात पर रहने वाली हैं इन चुनौतियों
चुनौतीपूर्ण हालात में, जब केसेस जो हैं, कोविड से जुड़े केसेस जो हैं, कोविड केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, चुनौतीपूर्ण ये लगातार बना हुआ है, तो हमारी जी न्यूज पर ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कोशिश ये आप तक खबर भी पहुंचाएं, तस्वीरें भी पहुंचाएं, और साथ ही इन तस्वीरों से जुड़ा हुआ और खबर से जुड़ा हुआ जो विश्लेषण है वो भी तफसील से आप तक पहुंचाए। और मेरे कई सहयोगी इसीलिए इस वक्त हमारे साथ है, रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब, जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जिस तरह की सियासत हमने देखी है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट भी है, और पाकिस्तान की डीप स्टेट की जिस तरीके की इन्वॉल्वमेंट रही है, उसके बाद पंजाब में ये इलेक्शन बेहद अहम है। पंजाब को लेकर आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? नहीं, देखिए, पंजाब को लेकर जो सोर्सेज बता रहे हैं उसमें पंजाब में दो मुद्दे रहेंगे। देखिए, बाकी स्टेट में भले ही सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा ना रहे, लेकिन पंजाब में सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ जो घटना हुई उसके बाद से और ज़्यादा कहीं ना कहीं उसमें सतर्कता बरती जा रही है। और पंजाब में हो सकता है, पिछली बार एक फेज में चुनाव हुआ था, इस बार 2 फेज में चुनाव हो सकता है। लेकिन पंजाब की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस जो पूरे देश भर में सिर्फ 3 राज्यों में बच गई है, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो कांग्रेस क्या पंजाब को बचा पाएगी चन्नी के सहारे? उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को लाया, दलित कार्ड खेला, क्योंकि 35% के आसपास दलित आबादी है पंजाब में, तो एक दलित कार्ड प्लस जट सिख जो संख्या है वो सिद्धू के सहारे वहाँ कार्ड खेलकर चुनाव जीतने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि इस राज्य को बचाया जाए। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अभी चंडीगढ़ के चुनाव में, म्युनिसिपल के चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया, आम आदमी पार्टी वहाँ आगे बढ़ती दिख रही है, तो बीजेपी एक फैक्टर वहाँ होगा। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर का जो कहीं ना कहीं अलायंस है ये एक फैक्टर होगा, लेकिन ये कितना बड़ा फैक्टर होगा ये इससे मना किया, ये देखना होगा अभी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना बड़ा फैक्टर होगा। खासतौर पर कैप्टन अमरिंदर लगातार सिक्योरिटी का मुद्दा उठाते रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार उनके निशाने पर रहे हैं। हमारे साथ मुकेश कौशिक जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुकेश कौशिक जी, इन इलेक्शंस में 5 स्टेट की अगर यहां पे बात करें, बहुत अहम ये इलेक्शंस, इन्हें जो फार्मर्स को लेकर ऐलान किए गए, फिर डिसीजन को वापस लिया गया, उस पर एक रेफरेंडम के तौर पर देखा जा रहा है। आपका आकलन इन इलेक्शंस को लेकर, अब से करीब 12-13 मिनट का वक्त बाकी है जब इन चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, आपका आकलन इन इलेक्शंस को लेकर किस तरह का है? आदित्य, देखिए, मुझे लगता है कि इन चुनाव में 5 राज्यों की अगर आबादी को आप जोड़ लें तो लगभग 17 से लेकर 18 करोड़ मतदाता हैं जिनको अपना राजनीतिक दिलचस्पी दिखानी है। और अगर देश के 90 करोड़ मतदाताओं में से 18 करोड़ मतदाता अपनी राजनीतिक भावना प्रकट करते हैं, तो इसका साफ मतलब ये है कि वो देश की भावना उसमें जाहिर होगी। तो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसने भारतीय जनता पार्टी को 63 सीटें दी, पंजाब जैसा राज्य जहां उसकी प्रतिद्वंदी को सरकार में बनाया कांग्रेस को, और आम आदमी पार्टी जो वहां पर पंजाब में अपनी टक्कर दे रही है, गोवा, मणिपुर, ये सब एक ऐसे स्टेट्स हैं जो इस देश की ओवरऑल मानसिकता को प्रकट करेंगे। लेकिन एक बात और दिलचस्प देखने को मिली है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में। कोई भी विधानसभा का चुनाव पहले जब वोट डलते थे तो लोकसभा के चुनाव में उसकी कहीं झलक दिखती थी, लेकिन मोदी इरा में ये सब बदल गया है। होता यह है कि विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव का डिस्कनेक्ट हो गया है लगभग पूरी तरह से। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है मोदी उसमें ओवर पावरिंग फैक्टर बन जाते हैं, और जब भी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो मोदी वहां पर चूंकि ओवर पावरिंग फैक्टर नहीं होते हैं और बीजेपी को अपने ही लोकल नेताओं के सहारे लड़ना होता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाता है। और इससे भी बड़ा अहम राज्य अगर आपको मैं बताऊं, राजनीति के स्टूडेंट के नाते, राजनीति के पंडित और पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते अगर लोगों की निगाह गोवा पर नहीं है तो वो एक बहुत बड़ी खामी कर रहे हैं। भले ही 400 सीटें उत्तर प्रदेश की हों, 403 हों, लेकिन गोवा की 40 सीटों का आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.